दोस्तों नमस्कार, गुड इवनिंग एक बार फिर से आपको। एक्चुअली जैसा कि आप जानते हैं बलूचिस्तान में जो कुछ चल रहा है वो ख़त्म होने का नाम नहीं ले रहा है। मतलब ये कि वहाँ पर जो मारकाट का एक सिलसिला है, वो एक लंबे समय से तो चल ही रहा है, लेकिन आपको याद हो कि कुछ महीने पहले लगभग 1 डेढ़ महीना पहले मैंने आपको ये खबर दी थी और खबर ये थी कि जो बलूचिस्तान में मौजूद तमाम दल हैं, इसके अलावा जो और दूसरे दल हैं जो लड़ाई कर रहे हैं यानी कि अफ़गानिस्तान में मौजूद और केपी में मौजूद टीटीपी, वज़ीरिस्तान में मौजूद लश्कर-ए-इस्लाम और गुल बहादुर ग्रुप, य इसके अलावा बीएलए, ये तमाम लोगों की एक आपस में एक इनका संगठन बन गया और संगठन के साथ उन्होंने ये तय किया कि जो उनका एक कॉमन दुश्मन है, यानी कि पाकिस्तानी आर्मी, तो या पाकिस्तान एज़ सच तो वो उसके खिलाफ इकट्ठे मिलकर लड़ेंगे, अपना जो संगठन है उसको मजबूत करेंगे और जो भी कार्रवाइयाँ की जाएँगी, उनमें वो एक-दूसरे का साथ दे रहे होंगे। इसके नतीजे में क्या हुआ है, लगातार कोई न कोई घटनाएँ होती ही रहती हैं। आप जानते हैं कि जिस दिन 2-3 मरे तो उस दिन लगता है कि कम मरे तो वो खुशी का दिन होता है पाकिस्तान में कि भाई आज हमारे 2-3 फौजी कम मरे। मगर उनकी जो आदतें हैं पुरानी वो जाती नहीं है। इन द सेंस कि अक्सर देखिए पंजाबियों ने बलूचिस्तान का एक्सप्लॉइटेशन तो खूब किया है और उसकी कॉस्ट पर उन्होंने बाकायदा पंजाब को रोशन पंजाब बना लिया है। तो इसके नतीजे में बलूचियों के दिल में एक नफ़रत तो उनके लिए आ ही गई है, इसमें कोई दो राय नहीं। आप कॉन्स्टिट्यूशन, कानून सारी बातें कर सकते हैं, लेकिन क्षेत्रवाद जो है, जो रीजनलिज़्म होता है, एक रीजन, एक खत्ते का एक पर्टिकुलर हिस्सा, उसकी अपनी एस्पिरेशंस होती हैं और अगर उन एस्पिरेशंस को ना फॉलो किया जाए, उनको ना रिस्पेक्ट किया जाए, तो फिर ज़ाहिर है कि वहाँ एक रिबेलियन खड़ा होता है। तो और अगर हम अपनी डेमोक्रेटिक हिस्ट्रीज़ को देखें, तो ये बात बड़ी आसानी से समझी जा सकती है, लेकिन बात अगर समझने की हो, तो फिर आपको पाकिस्तानियों की बात नहीं करनी चाहिए। ये समझने वाला मामला जो है, वो अपनी अकल से दूर ही दूर रखते हैं। तो आज ये अक्सर आप सुनते होंगे, होता रहता है कि भई वो पंजाबियों के आई कार्ड देखते हैं और आई कार्ड देख के पंजाबियों को बसों में से अलग करके और उनको गोली मार देते हैं। ये पाकिस्तान के पंजाब में और बलूचिस्तान के बीच में होने वाला जो ट्रैफ़िक है, वहाँ पर ये घटनाएँ अक्सर होती रहती आई एम सॉरी। तो दोस्तों, उस सब के सिलसिले में क्या हुआ, आज फिर सॉरी कल रात को ये भी फिर से हुआ है और कल रात को एक बार फिर से बीएलए, टीटीपी दोनों ने क्लेम किया उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी को कि हमने मिलकर किया और 7 पाकिस्तानियों को एक बार फिर से बसों में से निकाल के पाकिस्तानी पंजाबी जो है, उनको निकाल कर और मार दिया गया। इसको लेकर एज़ यूजुअल बलूचिस्तान के लोगों की, बलूचों की बुराइयाँ शुरू हो गई पाकिस्तान में। और ज़ाहिर है कि मतलब बलूची करेंगे तो बलूचियों को वो बुरा कहेंगे, चाहे वो खुद बलूचियों पे कुछ भी करते रहें, ज़ाहिर है उसके लिए तो बोलने वाला कोई होता ही नहीं। बलूचियों के लिए बोलने वाला कोई नहीं, बलूचियों के लिए खुद बलूची बोले और इनके लिए सारा पाकिस्तान बोलेगा पंजाबियों के लिए, क्योंकि रूल वही करते हैं, रूलिंग क्लास वही है। तो ज़रा देखिए कि इसको लेकर फिर कैसी-कैसी बातें हुई और फिर हम उस पर अपनी टिप्पणी भी करेंगे। आज हम एक बहुत ही अफसोसनाक और अहम मामले पर गुफ्तगू करने जा रहे हैं। ओके। बलूचिस्तान के बरखान इलाके में न सिर्फ 7 बेगुनाह मुसाफिरों को बस से उतारकर शहीद कर दिया गया, बाय द वे ये सब मुसाफिर नॉर्मल मुसाफिर नहीं थे, ये पंजाबी मुसाफिर थे। और बाय द वे बलूचों का ये भी कहना रहता है कि अक्सर पाकिस्तानी आर्मी जो यहाँ भेजती है पंजाबियों को, वो दरअसल कोई वर्कर नहीं होते, वर्कर्स के भेस में सिविल कपड़ों में फौजी आ रहे होते हैं। ऐसा उनका कहना है, मैं नहीं कह रहा हूँ। मगर हो सकता है चूँकि वो लोकल ही हैं, मकामी लोग हैं, ठीक कह रहे हो। बल्कि ये एक सिलसिला है जो पहले भी पंजाब से ताल्लुक रखने वाले अफराद के साथ हो चुका है। ये हमारी कौमी सलामती और लॉ एनफोर्समेंट एजेंसी के लिए एक बड़ा सवालिया निशान है। आखिर ये हमले क्यों हो रहे हैं? क्या ये मुल्क दुश्मन अनासिर के हाथ है या फिर इसके पीछे मजीद कोई गहरे मकसद है? तो इसके हवाले से हमारे पास जो गेस्ट मौजूद है, दी कमर चीमा साहब, अस्सलाम वालेकुम। कमर चीमा साहब अपने शो में खुद गेस्ट बन के आ जाते हैं एक कुड़ी पकड़ लाते हैं 2 दिन में कोई नई जी सलाम। सर, आप देख रहे हैं कि एक तरफ चैंपियंस ट्रॉफी शुरू हुई है और दूसरी तरफ ये वाकयात हो रहे हैं, तो ऐसे वाकयात बार बार क्यों हो रहे हैं और इनके पीछे कौन लोग हो सकते हैं?
देखें दुआ, पहली बात तो ये है कि जब पाकिस्तान के अंदर एक तरफ तो जैसे आपने अपने इंट्रो में कहा कि क्रिकेट की चैंपियंस ट्रॉफी हो रही है, ठीक है जी। अच्छा, पाकिस्तान के अंदर क्रिकेट चैंपियन ट्रॉफी हो रही है, दुनिया की टीमें पाकिस्तान के अंदर आ रही हैं, और पाकिस्तान के मीडिया पे क्या खबर आएगी जी? वो बलोच मिलिटेंट्स जो हैं वो पंजाबियों के शनाख्ती कार्ड देख देख के उन्हें कत्ल करते हैं। अब ये जब हेडलाइन बनेगी, इससे क्या मुराद है जी? ये मुल्क जो है पहले तो इस्लामिक मिलिटेंसी जैसे वाकयात का भी सामना करता रहा, ठीक है। हमें बलोच मिलिटेंट ऑर्गेनाइजेशन जो हैं वो भी टारगेट करती रही, इस्लामिस्ट भी कर रहे हैं। ये देखें ना, इसको आप डिफरेंशिएट करें, आपकी फेथ बेस्ड मिलिटेंट ऑर्गेनाइजेशन एंड एथनिक बेस्ड मिलिटेंट ऑर्गेनाइजेशन है। देख रहे ना आप दोस्तों, है ना? फेथ बेस्ड भी है और एथनिसिटी वाले भी हैं, दोनों तरफ से दुश्मनियां पाली हुई, एथनिक लोगों ने भी दुश्मनियां पाली हुई है और रिलीजियस ने भी। देखिए बड़ा मजा आएगा। फेथ बेस्ड मिलिटेंट ऑर्गेनाइजेशंस का खतरा, अब देखिए 250 मिलियन का मुल्क हो दुआ, और उसको जब मजहबी अनासर टारगेट कर रहे हों तो हलचल तो मचती है। रोजाना की तादाद के बुनियाद के ऊपर आर्मी ऑफिसर्स जो हैं वो शहीद हो रहे हैं। इधर आप ये देखें कि आपको अगर आप देखें कि एथनिक ग्रुप्स भी टारगेट करना शुरू हैं, किस चीज के लिए टारगेट कर रहे हैं? एक सवाल पैदा होता है ना, ऐसी क्या चीज है कि जो उनको टारगेट करना पड़ रहा है? ये वही लोग हैं जो जिनको ये कहा जा रहा है कि आप वेपन्स को ड्रॉप करें, पाकिस्तान के कॉन्स्टिट्यूशन को एम्ब्रेस करें, आप जाएं अपनी जो सोशो पॉलिटिकल स्ट्रगल है वो करें। हर मुल्क के अंदर हर ग्रुप जो होता है, अगर उसको कोई ऐसी चीज नहीं मिल रही तो आप वो कर सकते हैं, लेकिन ये क्या है? ये दोस्तों आप जरा देखो कितनी मासूमियत से इन्होंने सारी बात को कितने आराम से दरकिनार कर दिया। दरअसल ये कॉन्स्टिट्यूशन में आने वाली बातें, इलेक्शन लड़ने वाली बातें, पार्लियामेंट में आने वाली बातें, ये सारी बातें तो बलोच करके देख चुकी। हर सरकार जो आती है उनको यूज़ करती है, हर सरकार कहती है हम तुम्हारे मुद्दों पे गौर करेंगे, कोई नहीं करता। और फिर साथ ही साथ उनसे भी कहते हैं कि हमारे साथ कोलैबोरेट करो, हमारे साथ आओ, हमारी सरकार बनाओ और हमसे उसके बाद में तुम देखो हम तुम्हारी प्रॉब्लम सॉल्व कर देंगे। और बार-बार सरकारें बनती हैं, बार-बार बलोच आकर इनके साथ बैठते हैं, बार-बार एसोसिएशंस बनती हैं पार्लियामेंट के अंदर और बात खत्म। कोई गौर नहीं करता है। अल्टीमेटली क्या होता है कि वो सब फिर जो बलोच ग्रुप होते हैं वो छोड़-छोड़ के चले जाते हैं। ये सिलसिला लंबे अरसे से चल रहा है और अब कोई चारा नहीं। ये चीजें अब किसी और लेवल पे जा रही हैं और नहीं लगता है कि अब कोई पीछे हटने वाला है। जो स्ट्रगल है पाकिस्तान की वो अपनी उरूज पर है इस समय। पाकिस्तान को बचाने की जो स्ट्रगल है वो उरूज पर है। चाहे आपसे कोई जर्नलिस्ट कुछ भी कहता रहे, सच ये है कि कोई पाकिस्तानी आज की तारीख में ये नहीं जानता है कि आज से 5-7 साल बाद मुल्क का क्या हो रहा होगा। कोई नहीं जानता है। हाँ, ज़रूर उनके पास इंस्ट्रक्शंस हैं फौज की तरफ से ये कहने के लिए कि इकोनॉमी सुधर रही है, ये डेटा सुधर रहा है, वो डेटा सुधर रहा है और बस 1-2 साल के अंदर जो है लोगों तक फायदे पहुंचने लग जाएंगे। आप जरा सोचो, ये कौन सी तरह का इन्फ्लेशन है जो कम हो रहा है, जिसका महंगाई पे कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा। तो ये कोई खास किस्म का पाकिस्तानी किस्म का इन्फ्लेशन है जिसका महंगाई पे कोई फर्क नहीं पड़ता, बाजार पे कोई फर्क नहीं पड़ता। स्टॉक एक्सचेंज पता नहीं कहाँ जा रहा है और बाजार जो है वो रेंगता हुआ जा रहा है, इकोनॉमी रेंगती हुई जा रही है, कर्जे मांगे जा रहे हैं रोज के हिसाब से। पाकिस्तानी जो पाकिस्तानी प्राइम मिनिस्टर है शहबाज शरीफ, उनका ये कहना है कि हम पार्लियामेंट के अंदर बैठकर जो चाय का कप पी रहे हैं वो भी कर्ज के पैसों से है। तो इससे आप चीज़ों का अंदाज़ा लगा लीजिए। इसमें कोई मैं तो रॉकेट साइंस बता नहीं रहा आपको। और फिर ये भी है कि ज़रा चीनियों को देखिए, उन्होंने सारे के सारे प्रोजेक्ट इस वक़्त बंद कर रखे हैं। एक ही चीज़ की उम्मीद लगाए बैठे हैं कि भई हमारे लोगों को सिक्योरिटी दो और हमारे पैसे दो। पैसे भी दो और हमारे लोगों की सिक्योरिटी दो। और जिन लोगों को आपने मरवा लिया है अपने लोगों से, उनके जुर्माने दो, पैसे दो उसके भी। तो ये सिलसिले जो है अब रुकते नज़र नहीं आ रहे हैं। मगर फिर भी इस पर कमर चीमा का क्या इंटरप्रिटेशन है, अपन देखते हैं। ये बेसिकली एक नफरत का बाजार है जो गर्म किया जा रहा है। क्या ये इस तरह की जो सब नेशनलिस्ट मूवमेंट्स हैं ये चलती रहती हैं। आपको याद है कि इंडिया के अंदर भी इस तरह की चीजें चलती हैं, हमने देखा। बिना इंडिया के गुजारा भी नहीं है। नफरत भी इंडिया से ही करनी है, मगर गुजारा बिना कंपैरिजन में इंडिया का दिए हुए नहीं होता है कि नहीं। तो भाई आपके यहाँ सब नेशनल मूवमेंट चल रही है नहीं चल रही, आप जाने, आपका काम जाने। मगर
ये आपसे बाय द वे सब नेशनल मूवमेंट भी नहीं कर रहे, वो तो आपसे सेपरेशन मांग रहे हैं। सब नेशनल मूवमेंट होती है जैसे हमारे यहाँ पर होती है कि जो स्टेट के अंदर रह के वो अपने राइट्स मांग रहे होते हैं। ये लोग तो उस स्टेज से आगे जा चुके हैं। और उसका उदाहरण क्या है? उसका उदाहरण है मौलाना फजल रहमान की पिछले दिनों दी गई पार्लियामेंट में दी गई स्पीच, जिसमें वो कह रहे हैं कि कम से कम 5 प्रोविंस ऐसे हैं, 5 डिस्ट्रिक्ट ऐसे हैं बलूचिस्तान में कि अगर वो आज इंडिपेंडेंस के लिए अनाउंस कर दें तो यूनाइटेड नेशन उनको तुरंत रिकॉग्नाइज कर लेगा एज फ्री कंट्री, फ्री इंडिपेंडेंट कंट्रीज। ये बात मौलाना फजल रहमान कह रहे हैं पार्लियामेंट के अंदर। तो ये सारी बातें ये बड़े आराम से भुलाते हैं, क्यों? कि ये उनके नैरेटिव को सूट नहीं करता। दैट इज हाउ इट गोज। कि मणिपुर इस तरह जगहों पे हमने देखा है कि वहां पे मणिपुर क्या देश से अलग हो रहा है क्या? मणिपुर के लोगों के अपने अधिकारों की मांग हो सकती है, वहां पर जो इंसर्जेंट्स आए हुए हैं बाहर से उनकी अलग बात हो सकती है, जो कुक किया गया है। अदरवाइज आप ये बताइए कि मणिपुर का या देश के किसी भी और राज्य से भारत से अलग होने की बात कौन कर रहा है? जहां तक खालिस्तानी मूवमेंट है, भारत में उसका कोई इंतजाम है नहीं, भारत में उसकी कोई एग्जिस्टेंस है नहीं। जहां वो कनाडा में, अरे ऑस्ट्रेलिया में जहां पर जो खालिस्तानी कुछ भी बोलते रहते हैं वो बोलते रहे, वो जाने, उन दोषियों की सरकारें जाने, और बाकायदा इस समय आज की तारीख में उन सबके खिलाफ एक्शन भी हो रहा है। बहुत सारे जो कुकी ग्रुप्स हैं जो वहां पे वो भी चला रहे हैं। कुकी ग्रुप्स हैं। ही डजंट नो कि कुकी ग्रुप नहीं है, कुकी एक एथनिसिटी का नाम है। पाकिस्तान क्योंकि छोटा मुल्क है और आपको पता है कि बलूचिस्तान में चाइनीज इन्वेस्टमेंट आई, तो बलोच मिलिटेंट्स ऑर्गेनाइजेशन ने क्या किया, उन्होंने चाइनीज को टारगेट करना शुरू कर दिया। मुझे ये बताएं कि ये कैसे मुमकिन हो सकता है कि किसी मुल्क के अंदर इन्वेस्टमेंट आए और इन्वेस्टर को टारगेट किया जाए? कौन से लोकल लोग होंगे कि जी मैं इस इलाके में रहता हूँ, मेरा इस इलाके में कारोबार है और मैं कहता हूँ जी ठीक है बाहर से लोग आए हैं, मैं इनको गोलियां मार के कत्ल कर। ये झूठ है, ये सरासर झूठ है। इसीलिए मैं चीमा पर ये प्रोग्राम्स करता हूँ। He creates the narrative which does not exist. For example, ये सही है कि चीनी इन्वेस्टमेंट वहां आई, ग्वादर की पोर्ट की बात हो रही है, बलूचिस्तान में आके बना, ठीक, बिल्कुल सही। दुनिया का कोई भी सोचने समझने पढ़ने वाला शख्स जानता है कि चाइना का पाकिस्तान में आकर ग्वादर पोर्ट में अपना बेस बनाने का मतलब ये कतई नहीं था कि उसको वहां से ट्रेड करना था, उसके बाद रास्ते बहुत सारे थे ट्रेड की, लेकिन वो यहाँ आया क्योंकि उसको दरअसल यहाँ पर नेवल बेस बनाना था। इस बात को पाकिस्तानी मानते नहीं, और अल्टीमेटली पिछले महीनों में चाइना ने फॉर्मली इनसे नेवल बेस बनाने की बात की है, और इनकी नानी मर रही है, क्योंकि इनको पता है कि अगर ये ग्वादर में नेवल बेस बनाने की इजाजत दे देंगे चाइना को तो अमेरिका इनकी ऐसी करेगा। उस दिन से ये डरते हैं जब अमेरिका इनका दुश्मन हो जाए। तो बेसिकली ना वो चाइना को नाराज करना चाहते हैं और ना ही वो पाकिस्तान अमेरिका को नाराज करना चाहते हैं, क्योंकि पिटने की नौबत दोनों से ही हो जाएगी। एक का कर्जदार बुरी तरह बैठे हुए, दूसरे का पॉलिटिकल और डिप्लोमेटिक प्रेशर इतना है कि, और तुम्हारा बिजनेस का भी प्रेशर इतना है क्योंकि वहाँ एक्सपोर्ट मैक्सिमम है इनका अमेरिका को, तो इनकी नानी मरी रहती है। दिस इज हाउ इट इज वेरी वेरी डिफिकल्ट सिचुएशन फॉर पाकिस्तान राइट नाउ। तो ये जो झूठ बोल रहे हैं वो ये है कि ये जो चाइनीज को मारने वाली बात, चाइनीज को जो मारा जा रहा है वो इसलिए मारा जा रहा है क्योंकि चाइनीज इन्वेस्टमेंट के बाद में वहां पर चाइनीज कंपनी आ रही हैं, चाइनीज लोग आ रहे हैं, उनकी कल्चर इन्फ्लुएंस कर रहे हैं और बलोचों को नहीं हायर कर रहे हैं। तो लोकल बलोच जो है वो अनएम्प्लॉयड का अनएम्प्लॉयड ही है, उसका कोई चांस ही नहीं है वहां पे। एंड दैट इज वाई उनका ये कहना है हमारी जमीन, हमारे जो मछुआरे हैं जो समुद्र में मछली मारा करते थे, अब आप चाइनीज के वहां ट्रॉलर आते हैं, एक ही झटके में सारी मछली निकाल के ले आते हैं। यानी कि जो बलोच मछुआरा है वो अपनी बेचारा छोटी सी नाव लेकर जाता है और उसको नहीं मिलता कख, कुछ भी नहीं मिलता वहां पे। तो उसकी न सिर्फ जो अपने समुद्र से मछली लेकर खाने का जुगाड़ हो सकता था वो बंद हो गया, मछली का जो उसका व्यापार था वो बंद हो गया। चीन वहां पे कब्जा किए बैठा जमीन पे, 90 साल की उसकी लीज दे रखी है आपने, 1999 ईयर्स की। तो अब आप मुझे ये बताएं कि भला इस सिलसिले में ये कहना कि जो लोकल है वो गोली मार रहा है लोगों को, वो इसलिए गोली नहीं मार रहा है कि वहां इन्वेस्टमेंट आ रही है और इसको उससे कोई बुराई लग रही है ना। दरअसल ये है कि जो लोकल आदमी है उसको उस सारी इन्वेस्टमेंट से कोई बेनिफिट है ही नहीं, एंड दैट इज वाई वो नाराज है, डिसग्रंटेड है और उन लोगों को मार रहा है जो उसके हाथ लग रहे हैं, चाहे वो पंजाबी हो चाहे चीनी हो। कर दूंगा, इसका मतलब है आप पाकिस्तान को तो जो नुकसान पहुंचा रहे हैं, आप अगर लोकल लोग हैं,
अगर आप वहां पे किसी शहर के लोकल हैं तो आप अपने ही लोगों के लिए रोजगार को कैसे बंद कर सकते हैं? आप देख रहे हैं, ये वो झूठ है जिसको मैंने आपको एक्सप्लेन किया। बेसिकली ही इज लाइंग थ्रू द ट्रूथ। ये अपने ही मुंह से ऐसा भयंकर झूठ बोल रहा है, इसका कोई लेना देना नहीं सच्चाई से। सच का इससे कोई लेना देना नहीं। बेसिकली बलोचों की दिक्कत यह है कि बलोच रिमेन्स वेयर ही इज। इस चीनी इन्वेस्टमेंट से बलोच कौम को कुछ नहीं मिलता, एंड जिससे कि वो नाराज है। ये बात उसके बिल्कुल उल्टा नैरेटिव दे रहे हैं, सो दैट पीपल रिमेन डम एंड उनको पता ही लगे कि सच्चाई क्या है। पर सच क्या है, ये कोई चीनी कोई एम्बेसी वाला जो है बेचारा ट्रांसलेट करके देखेगा तो वो चाहे कंफ्यूज होता रहे, लेकिन सच्चाई सबको मालूम है। सच्चाई सबको मालूम है। क्या क्या मारंग बलोच को अंग्रेजी नहीं आती? क्या उसने इन लोगों को बताया हुआ है? जब वो विदेश गई थी तो उसने नहीं बताया लोगों को? आप अपने ही मुल्क, अपने इलाके के लोगों के लिए जो जॉब अपॉर्चुनिटी है उसको कैसे बंद कर सकते हैं? आप ये कैसे तस्वर कर सकते हैं कि यहाँ से जो रोड इंफ्रास्ट्रक्चर गुजरेगा, यहाँ पे जो फैक्ट्री लगेगी, यहाँ से डेवलपमेंट होगी, मैं अपने ही लोगों को नुकसान पहुंचाऊंगा क्योंकि ये पैसा मेरे मुल्क में आ रहा है। सो इट मीन्स कि ये बेसिकली ये सारी प्लान्ड चीज होती है, ये कोई रातों ये आपको मैंने डिटेल बता दी दोस्तों कि इसकी सच्चाई क्या है और ये कितना बड़ा झूठ है जो बोल रहे हैं। रात चीज नहीं होती। इसमें देखें, ये इन तमाम दहशतगर्द जमातों को, ये जो बलोच मिलिटेंट ऑर्गेनाइजेशन को पैसे दिए जाते हैं, इनको पैसे दिए जाते हैं, इनको सरमाया दिया जाता है। आप देखें भला बताइए, वो पैसा क्यों लेंगे अगर उनको वहां बिजनेस चल रहा हो, अगर उनकी दुकानें हों, अगर उनका व्यापार हो, अगर उनको रोजमर्रा की जरूरतें उनकी पूरी हो रही हो, तो वो किसी से का पैसा क्यों ले रहे होंगे? अपने ही मुल्क के खिलाफ कोई क्यों खड़ा होगा? द वेरी फैक्ट कि उनको इसकी जरूरत है, इसलिए क्योंकि वो एलिनेटेड है अपनी ही सोसाइटी में, अपने ही कंट्री के अंदर एलिनेटेड है, तो वो तो फिर इन चक्करों में पड़ेंगे ही। और बलोच, आप सोचिए, स्मगलिंग के अलावा बलूचिस्तान में कौन सा कारोबार है? हजारों की तादाद में जो बलोच हैं, अब फॉर एग्जांपल वो एक हैं, क्या नाम है उनका, मेरे ज़हन से निकल गया, वो डॉक्टर महारंग बलोच। अब जरा देखिए, आप कोई भी वीडियो बलूचिस्तान पर जो चीमा साहब करते हैं उठाकर देख लीजिए, इनको मारंग बलोच का नाम हमेशा भूला रहता है। जो बात नहीं भूलती है वो क्या, मारंग बलोच के फादर टेररिस्ट थे, ये वो हमेशा बोलते हैं, है ना? मारंग बलोच के फादर टेररिस्ट थे, ये बात ये हमेशा बोलते हैं। ये कभी नहीं बताते हैं कि वो औरत बेसिकली डॉक्टर मारंग बलोच जो है वो कोई इस्लामिक स्टडी नहीं करके बैठी, वो मेडिकल डॉक्टर है, डेली क्लिनिक में बैठती है, लोगों का लोकल लोगों का इलाज करती है और साथ में एक पॉलिटिकल मूवमेंट चला रही है। कोई तो रीजन होगा ना दोस्तों, दुनिया पागल तो नहीं होती। कोई तो रीजन होगा कि मारंग बलोच अगर बाहर आती है और उसकी एक आवाज पर हजारों आदमी एक साथ खड़ा हो जाता है। क्यों? क्योंकि सबको मालूम है कि वो जो कर रही हैं वो अपने लिए नहीं कर रही हैं। पर ये बात चीमा साहब को नहीं बताएंगे। एक और यूट्यूबर है, आज वो बलूचिस्तान को लेकर सवेरे सवेरे बड़ा गाना गा रही थी और इस्लामाबाद से ही है, और वो ये भी कह रही थी कि मारंग बलोच यहाँ आई थी, इतने दिन तक बलोच यहाँ बैठ कर गए, तो उनको तो लोग जो मेन स्ट्रीम मीडिया है उसने तो घास ही नहीं डाली, वो तो कोई बात ही करने नहीं आया, लेकिन बस कुछ ये सोशल मीडिया के यूट्यूबर्स ही थे जो उनके पास गए थे। आई बेट यू बॉस, आई बेट यू, ये खातून जिन्होंने ये व्लॉग किया क्या खुद गई थी? नॉट वंस, एक बार भी नहीं। और जहां तक मेन स्ट्रीम मीडिया की बात है, वो प्लांटेड क्वेश्चंस लेकर जा रही थी और बेसिकली वहां डॉक्टर मारंग बलोच को हैरेस कर रही थी। जिस बात की शिकायत डॉक्टर मारंग बलोच ने कभी नहीं की है, मैं आपको वो भी बता दूं कि उनको उस तमाम धरने के दौरान जब वहां बैठी हुई थी, बाकायदा वहां से पिक करके पुलिस स्टेशन ले जाकर मारा गया है। वहां बलोच औरतों को जो उनके साथ बैठी हुई थी उन सबको वहां मारा गया था। तो ये सारी बातें आपको ये नहीं बताते, मगर ये क्या बताते हैं आपको, बस थ्योराइज करते हैं चीजों को ताकि एक नैरेटिव क्रिएट होता रहे। सैकड़ों बार, हजारों बार अगर झूठ बोलेंगे तो क्या पता किसी दिन वो सच लगने लगे लोगों को। कह रही थी, मैं उनको कल सुन रहा था, शी इज राइट, मैं तो इस चीज में हक हूं, हर बंदे को बोलने का हक है, प्रोटेस्ट करने का हक है, हर चीज का हक है। ओके दोस्तों, ये बात क्या कोई पाकिस्तान में
कोई लेश मात्र भी, कोई 10% भी ईमानदारी से अगर बात करे तो क्या कह सकता है कि पाकिस्तान में कुछ भी, सब कुछ बोलने की आज़ादी है, करने की आज़ादी है, अपनी एक्सप्रेशन की आज़ादी है? कोई कह सकता है? अगर होता तो शेख रशीद को किस लिए बंद किया गया था? वो फवाद चौधरी आज तक पिटा-पिटा घूम रहा है। क्या लफड़ा है उसका? एक आदमी सबके साथ क्या वहाँ पे, मतलब कौन है जो एक्सप्रेशन के मामले में बोल सकता है वहाँ पे? अभी जो रिसेंटली यूट्यूबर्स के साथ हुआ उसका क्या कहना? अपेरेंटली कुछ ने झूठ भी बोला उसमें, ड्रामेबाजी तो करते ही हैं पाकिस्तानी यूट्यूबर्स पैसे बनाने के लिए, बट उसके अलावा उनको डांट तो पड़ी ही है। और इन्हीं जनाब को एज मॉडल यूट्यूबर पेश किया गया है, कहा गया है इनको फॉलो करिए एज मॉडल। क्या बात है। अब उस खातून ने अगले दिन स्टेटमेंट दी, उसने कहा जी देखो तुम बलोचों को नौकरियां देके तुम इनको जो है वो अपने गुलाम बनाना चाहते हो। उस खातून ने, आपने कुछ लफ्ज सुने? उस खातून ने स्टेटमेंट दी है। डॉक्टर मारंग बलूच कहने में इनके मुंह जलते हैं, और यही कारण है कि ये सब के सब उनका नाम भूलने का नाटक करते हैं। पहले नाम भूलते हैं, फिर कहते हैं उस खातून ने। उस खातून की कही हुई बात याद रह जाती है, खातून का नाम याद नहीं होता है। कुछ तो है ना जिसकी पर्दादारी है। चीमा साहब क्या करते हो यार, पकड़े जाते हो ऐसी हरकतें करते हो तो। ये हम तो उसके भी गुलाम नहीं बने जिसके तुम गुलाम है। यानी कि कहने का मुराद ये है कि जो फौज है, जो पाकिस्तान की स्टेट है, ये वेस्टर्न वर्ल्ड की गुलाम है, और हम तो उनसे लड़ते रहे हैं, तुम कौन होते हो, हम तो तुमसे भी लड़ेंगे। ये बेसिकली बगावत है। अच्छा दोस्तों, अब मुझे बताओ ये वाला ये कहाँ से सच हो गया? क्योंकि अंग्रेज तो वहां बेचारा बलूचिस्तान मतलब लड़ने की नौबत कब आ गई बलूचिस्तान से उनको? मगर ठीक है, कोई बात नहीं, इनको ये बात अपनी कह लेने दीजिए। मैं क्या कहूँ, अभी इन प्रोविंसेस को तो अंग्रेज ने भी आज़ाद रहने के लिए छोड़ दिया था। बलूचिस्तान आज़ाद एक मुल्क बना था आज़ादी के बाद में, जब हमारा 47 में कंट्री बने हमारे। मगर आप ये देखें, उसके बावजूद इन्होंने किस तरह से वहाँ पर अपना आधिपत्य जमाया है, किस तरह से अपनी फौजें घुसड़ी हैं, किस तरह से ज़बरदस्ती वहाँ पर एक्सेशन किया है बलूचिस्तान का। ये सब कॉमन हिस्ट्री है, मैं आपको बहुत बार सुना चुका हूँ, बता चुका हूँ, और आप जगह-जगह उसको पढ़ लिख सकते हैं, इंटरनेट पर कहीं भी देख सकते हैं। बगावत है। देखिए, अगर एक बंदा जिसको गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान जॉब दे रही है, रियासत कोई भी रियासत जॉब दे रही है, उसको बिजनेस अपॉर्चुनिटी दे रही है, उसको स्टेट के फोल्ड में लेके आ रही है, उसको अगर इतना कुछ कर रही है, तो वाई ऑन अर्थ आप ये कह सकते हैं, ये कह सकती हैं कि जनाब हम ये अलाउ नहीं करेंगे कि आप नौकरियां दें। भाई दुनिया तरस रही है। बताइए, कोई इस तरह की बात क्या बोलेगा कि हम ये अलाउ नहीं करेंगे कि आप नौकरियां दें? आप क्या करेंगे ये तो आप जाने, आपका काम जाने। ये स्टेटमेंट ही अपने आप में बेवकूफाना है कि कोई इस तरह की बात बोल भी सकता है। मतलब कोई कैसे ये बात बोलेगा कि हम नहीं अलाउ करेंगे कि आप नौकरियां दें? व्हाट डज इट मीन? टेल मी। नौकरी उसकी देने वाला वो। अगर आपको रोकना होगा तो आप अपने आदमी को रोकेंगे ना कि उसको नौकरी देने से रोकेंगे। आई मीन हाउ डज इट मेक सेंस टू एनी डेफ? नौकरियां मिले, जब नौकरियां मिले तो कह रहे हो कि ये आप हमें जो है वो हमारे बंदों को तोड़ने की कोशिश कर रहे हो। उनका मतलब ये है, ये बहुत पॉसिबल है कि मारंग बलोच के साथ में जो लोग सीनियर पोजीशंस में मौजूद हों उनके ग्रुप में, उनको पाकिस्तान की आर्मी, पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट, पाकिस्तान की गवर्नमेंट तोड़ने की कोशिश में उनको नौकरियां ऑफर कर रही हो। अच्छी, दिस हैज बीन द केस ऑल द टाइम, इसमें कोई नई बात है ही नहीं। हुकूमत वहां पे प्रोजेक्ट ना करे, फॉरेन इन्वेस्टर वहां से चला जाए, चाइनीज वहां से चले जाएं, और हम अनरेस्ट पैदा किया रखें, और हमें बाहर से जो सपोर्ट मिलती है उस सपोर्ट का हम फायदा लें। अब मुझे ये बताएं कि अच्छा, ये लोग बार बार ये बात कहते हैं कि यहाँ पर जो है, जो सपोर्ट आ रही है बाहर से का मतलब इनको होता है भारत से सपोर्ट आ रही है। तो अफगानिस्तान तो आप तो जब चाहे वहां एयर स्ट्राइक कर लेते हैं, बड़ी अच्छी बात। भारत के खिलाफ आपने आज तक एक सबूत दिया नहीं है फंडिंग का। तो भला बताइए, इस सारी बात के मायने क्या हुए? खाली ये कह देने से कि बाहर से फंडिंग आती है, बाहर से फंडिंग आती है, एक ट्रेस ऑफ पेपर कहीं भी नहीं दिया आपने। तो फिर इन बातों पे कौन यकीन करेगा दुनिया में? ये जो जिसे वो कहते हैं ना को एक बड़ी थी। और फिर हमारे जो अपने बहुत सारे जो अदारे ग्रुप्स हैं, ठीक है जी, इनमें से अगर आप ये देखें कि बहुत सारे गोश्त मुलाजमीन हैं,
आपको पता है कि ये सियासतदानों ने भर्ती किए होते हैं। अच्छा, अभी ये अब आप देखिए, ये मजे की चीज़ है। मतलब गलती पर हमेशा सियासतदान होता है, पॉलिटिशियन होता है, सिविलियन होता है। ये बड़ी टिपिकल थ्योरी है कमर चिमा की। इनके लिए कभी भी पॉलिटिकल क्लास क्लास के अलावा जो मिलिट्री क्लास है, जो फ़ौज है, उसकी गलती कभी होती ही नहीं। आप कभी भी इन चीज़ों में देख लीजिएगा, वो हमेशा ये कहेंगे कि भई सिविलियंस ने ये किया, हमारी एलीट ने ये किया। हालाँकि इनकी एलीट में बाकायदा फ़ौज भी आती है। क्या कहा जाए? आप देखें कि कहा जाता है कि जो हमारी लेवीज, कांस्टेबली और जो पुलिस है, इसमें 83,000 मुलाजमीन जो हैं वो वहां बलूचिस्तान में है। उनमें से दो, आपको पता है 60% हुँ, यानी हुँ। कि 50,000 से ज्यादा हुँ, हुँ। गोस्ट हैं। यानी कि 83,000 बंदे को तनख्वाह जा रही है, लेकिन 50,000 बंदा कभी नहीं आया। अब उस मुझे बताइए, इसके लिए कौन ज़िम्मेदार है? अगर घोस्ट एम्प्लॉइज़ रखे हुए हैं सरकार ने, तो वो क्या मायने हैं उसके? भई या तो जो पैसा आ रहा है, क्योंकि अपना तो पैसा है ही नहीं, पैसा तो सारा जो आया हुआ है इस समय वो बाहर से आया हुआ है, IMF से आया हुआ है, तो क्या पैसे वो खा रहे होंगे और क्या? घोस्ट एम्प्लॉइज़ रखने की किसी को क्या ज़रूरत पड़ी है? एक ऐसी इकोनॉमी जहाँ पर कुछ है ही नहीं, भई अपना तो कुछ है ही नहीं ना, अपना तो कुछ है ही नहीं। भई जो 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 पैसा है 3-3 बिलियन जो है वो क सऊदी से लिया हुआ है, चाइनीज़ से लिया हुआ है, यूएई से लिया हुआ है, यही है ना? कुछ कतर से भी लिया हुआ है और उसके बाद में आप बैठे हो उन्हीं पैसों को लेकर। रेवेन्यू तो कुछ है नहीं, तो उसी को अगर आप दे रहे हैं उनको तो फिर क्या कहा जाए? 50,000 बंदे की तनख्वाह कौन ले रहा है? वो बंदे कहाँ पे हैं? और अब उन बंदों को सुराग भी नहीं मिल रहा। एग्जैक्टली। पूरे बलूचिस्तान के अंदर सिर्फ अब इसका 20,000 क्या के मतलब करीब। है? आप ज़रा सोचिए इसका क्या मतलब है? अगर सरकार का प्रोजेक्ट, सरकार की अपॉइंटमेंट, सरकार के रजिस्टर, सरकार का पैसा और वो पैसा वहाँ जा रहा है और उसके बावजूद ये नहीं पता लगा पा रही है सरकार कि वो पैसा कहाँ गया या किसके पास गया या कि वो एम्प्लॉइज़ कहाँ है जो है। तो आप मुझे बताइए इसमें गलती क्या है? गलती तो सारी सरकारी तंत्र की है ना जो जो इन्होंने खड़ा किया है। जो सरकारी इनका जो डिपार्टमेंट के बेसिस पे जो इन्होंने खड़ा किया हुआ है सिस्टम, तो वो सारा सिस्टम ही बेसिकली गड़बड़ कर रहा है ना। बिना उसके ये सारी गड़बड़ कौन करेगा? कोई बताए मुझे? अल्टीमेटली ये गड़बड़ कैसे होएगी? तो इस पर कोई बात नहीं कर रहा। लोग हैं। और बलूचिस्तान आपको पता है इज 43% ऑफ द पाकिस्तान। 43% ऑफ पाकिस्तान के अंदर 20,000% जो है वो लेवीज, पुलिस और ये अपने अंजाम दे रहे हैं। 20,000% है? ये क्या मतलब बना? चीमा साहब ने क्या बोल दिया ये? मैं नहीं समझा। हैं? दोबारा सुनिए ज़रा। और अब उन बंदों को सुराग भी नहीं मिल रहा। हुँ, एग्जैक्टली। हुँ। पूरे बलूचिस्तान के अंदर सिर्फ 20,000 के करीब लोग हैं। और हुँ, बलूचिस्तान आपको पता है इज 43% ऑफ द पाकिस्तान। बिल्कुल ठीक। 43% ऑफ पाकिस्तान के अंदर 20,000% जो है वो लेवीज, पुलिस और ये अपने अंजाम 20,000%? व्हाट द हेल इज़ ही टॉकिंग? दे रहे हैं। और तकरीबन कहा जाता है 90 अरब रुपया इनके ऊपर खर्चा आता है। 90 अरब रुपया। तो 90 अरब रुपया बे 90 अरब रुपए में इनका सबका काम हो जाता है। 2000%, हे भगवान! के ऊपर खर्चा आता है, जिसे वो कहते हैं ना। और बलूचिस्तान की अगर आप कैटेगराइज करें तो बलूचिस्तान का जो 84% एरिया है ना, उसको बी एरिया कहते हैं, हुँ, जहां पे यस। लॉ एंड ऑर्डर की जो सिचुएशन है वो पुलिस के ऊपर आती है। सो मुझे ऐसे लगता है कि ये एक तो इसको अगर तो ज़रा बताइए, जब 84% का जो इलाका है बलूचिस्तान का, वो पुलिस के पास आता है। पुलिस स्टेट गवर्नमेंट का सब्जेक्ट है। स्टेट गवर्नमेंट वहाँ पे किसकी है? फौजियों ने बनाई है। किससे बनवाई है? वहाँ इसके आदमी बैठे हुए हैं पीपीपी के। तो आप मुझे बताइए, ज़रदारी की पार्टी के लोग वहाँ बैठे हुए हैं। ज़रदारी के का बेटा अमेरिका घूम रहा है, वो कह रहा है मैं अगला प्राइम मिनिस्टर बनूँगा। यू नो खेलन को माँगे चाँद, है नहीं? और दूसरी तरफ यहाँ पर बलूचिस्तान में जो लोग हैं, उनका क्या कहना है भई? उन्होंने तो वोट ही नहीं किया इन लोगों को। जिन लोगों को वोट नहीं किया, उनको बिठाने वाले कौन है? फौजी। तो आप मुझे बताइए कि भला कनेक्शन कहाँ है? जो एक किस्म का सोशल कॉन्ट्रैक्ट एग्ज़िस्ट करता है किसी भी गवर्नमेंट और पब्लिक के बीच में, वो बलूचिस्तान में कहाँ है इस सब के चलते? और अगर पुलिस जो है वो स्टेट गवर्नमेंट के अंडर आती है, तो वो अल्टीमेटली पुलिस जो है, स्टेट गवर्नमेंट जो है अपनी पुलिस के ज़रिए क्यों नहीं कब्ज़ काबू कर पा रही मिलिटेंट्स पे? आप इस एंगल से देखें, ऑपरेशनल एंगल से भी देखें, दूसरा जो मिलिटेंट ऑर्गेनाइजेशन है वो कहाँ पे बैठे हैं?
आपको याद होगा जब ईरान पे हमला हुआ पाकिस्तान ने पिछले साल जनवरी में किया, तो पाकिस्तान ने 3 पॉइंट टारगेट किया था कि अगर फॉर एग्जांपल ये क्या होता है पिन पॉइंट टारगेट करना, घर की हमने प्रिसाइज घर, ये बकवास कर रहे हैं। बॉर्डर पे, ईरानियन बॉर्डर पे टेंट लगाए बेचारे जो बैठे हुए हैं बलूची वहां पे, वो मारे गए थे उसमें। ये बात हर पक्ष ने ये बात मानी थी कि वो बलूची थे, लेकिन ईरान बॉर्डर पे थे, अंदर की साइड को, ईरान की साइड को आपने उनको मारा है। तो भाई इसमें कौन सी तीर मार दिया आपने? वो बलोच थे, और वो बलोच है जो ईरान की साइड है, और वो उस बलोचिस्तान को भी लिबरेट करना चाहते हैं। ये हर तरफ की चीज है। घर पे हमला किया, उसी घर के अंदर लोग मौजूद थे, और वो 6 या 7 लोग जो मारे गए थे, आपको याद होगा उस वक्त, तो उनको कहा गया था जी ये नॉन ईरानियंस हैं, ये ईरानियंस नहीं। ये ईरानियन गवर्नमेंट ने कहा था कि ये नॉन ईरानियंस हैं, तो बिल्कुल ठीक कहा था उन्होंने, क्या गलत कहा था? और ये बात मारंग बलोच ने भी कही थी कि वो हमारे लोग हैं, नहीं है, ये ईरानी है। इसका मतलब है कि पाकिस्तान इस चीज को अंडरस्टैंड करता है कि ये लोग कहाँ पे मौजूद हैं, ये लोग क्या कर रहे हैं, और इन लोगों की क्या पोजीशन है वहां पे। सो मुझे ऐसे लगता है व्हाट इज इम्पोर्टेंट फॉर अस, जो हमें जिस चीज को मैं समझता हूँ फोकस करना चाहिए, वो यही है कि ये जो, वो जैसे आप कहेंगे ना, ये सिचुएशन को जब तक लोकल लोग ओनरशिप नहीं लेंगे, और हमारा इमेज खराब करने की पूरी कोशिश की जा रही है, और उसमें सियासतदान, हमारे सियासतदान इन्वॉल्व है फ्रैंकली स्पीकिंग। क्योंकि देखे ना, ये जो मैंने पोस्ट मुलाजमीन की स्टोरी सुनाई आपको, ये मैंने आपको ये बताया कि जो बलोच मिलिटेंट ऑर्गेनाइजेशन है, और खासतौर पे ये जो सोशल एक्टिविस्ट वहां पे हैं, इन एक्टिविस्ट का क्या काम है यार? ये कैसे हो सकता है कि अगर फॉर एग्जाम्पल मैं जाता हूँ सिंध के अंदर, मुझे इस बेस पे मार दिया जाए कि जी मैं पंजाबी हूँ, मैं जाता हूँ लेट्स से किसी और जो है वो सूबे के अंदर, तो इसलिए आपको इसलिए मार दिया जाए जी कि आपको कोई तार नजर आ रहा है? इनमें कोई जुड़ता हुआ तार नजर आ रहा है? वो जो घोस्ट हैं, जो सिविलियंस हैं, वो मुलव्विस हैं, उसमें शामिल हैं, और जो ये इतने सारे लोग जो वहाँ पे हथियार उठा घोस्ट बने हुए हैं, उन पे गौर किया जाना चाहिए। तो वो गौर कौन करेगा? अगर पॉलिटिशियंस, आप मतलब वो सरकार वहां पर जिसे फौज ने बनाया है, तो क्या ये अब मुझे बताया जा रहा है या किसी को बताया जा रहा है कि भाई जो कुछ वहां पे हो रहा है, जो मिलिटेंट्स काम कर रहे हैं, ये किसकी किसकी कैपेसिटी है कि मतलब उनको नहीं रोक पा रहा है? कैपेसिटी पे सवाल तो लोकल गवर्नमेंट के ही आएगा ना। तो फिर रोना पीटना क्या है? और फौज क्यों नहीं जाती उनकी मदद के लिए? नहीं जा रही ना फौज। वो जब जाते हैं तो ओ ये हवाई जहाज गए वजीरिस्तान में, जैसे कल परसों हुआ है ना कि वजीरिस्तान में गए, उन्होंने मार दिया। किसको मारा पता नहीं, कितने मर गए, 30 मर गए, बात खत्म हो गई। जाओ, एक आतंक का माहौल है, इसके अलावा और कुछ नहीं। आपका तल्लक, आप पठान है, आपको यहाँ पे मार दिया जाएगा? नहीं भाई, दिस इज नॉट पॉसिबल, दिस इज नॉट गोइंग टू हैपन। आप ऐसे ये चीज नहीं कर सकते। बट ये हो रहा है। दिस इज प्रिसाइसली व्हाट इज हैपनिंग। आपको क्या कह रही हैं आप दुआ? मैं कहा ऑब्वियसली ये तो एक्सेप्टेबल ही नहीं है ना कि आप एथनिक के उस पे आप मार दिया जाए। जी जी बिल्कुल, एथनिक बुनियादों के ऊपर तो नहीं, मजहबी बुनियादों के ऊपर, एथनिक बुनियादों के ऊपर ये ऐसी तो कोई लॉजिक नहीं बनती कि आप कहें जी कि हाँ जी हमने इन लोगों को मार देना है, और ये मिलिटेंट ऑर्गन, फिर रियासत के पास एक ही तरीका आता है, और फिर आपको पता है जो 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 फिर हुकूमत को तरीका आता है वो यही है, फिर वो डंडा हाथ में पकड़ लेते हैं, फिर वो नहीं देखते कि कौन आ गया और किस तरह आ गया है, और जब इस तरह करते हैं तो फिर लोग कहते हैं लो जी ज्यादती होगी हमारे साथ। अच्छा, पर ये बताइए कि ये हो क्या नहीं रहा है? ये तो पिछले 50 साल से हो ही रहा है, तो कौन सी नई बात है? ये तो बलोचों के साथ लगातार आप कर ही रहे हैं। कभी आपको कभी बताया है क्या चीमा साहब ने कि जिनके घरों से बलूचिस्तान में रिश्तेदार उठाए गए जो सालों से गायब है, और कितनों की उन्होंने जो दुर्गत करके जो उनकी लाशें फेंकी, उन्होंने हेलीकॉप्टर से जिंदा लाशें ऊपर से फेंक दी, मर गए नीचे आके, बाहर तब पता लगा, जब झील में से पता लगा, सड़के लाश बाहर ऊपर आ रही है 2 दिन बाद, तब उनको पता लग रहा है कि हाँ ये हमारा आदमी था, मारा गया, आंखें निकली हुई, किसी क्या निकला हुआ, भगवान जाने क्या करते रहते हैं। तो इस तरह की हरकतें करके आप ये कह रहे हैं कि वो लोग हथियार भी ना उठाए, वो आवाज भी ना उठाए, वो मतलब आई जस्ट डोंट नो। ही नेवर टॉक्स अबाउट कि वहां पर दरअसल फौज ने क्या माहौल बना रखा है, उस पर कभी बात नहीं करते हैं। बात क्या करते हैं? चाइनीज इन्वेस्टमेंट आ रही है, लोकल लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं, वो चाइनीज को मार रहे हैं, तो पाकिस्तान पंजाबियों को मार रहे हैं। दैट्स इट।
दैट इज हिज एरिया ऑफ ऑपरेशन, वर्बल ऑपरेशन। ये वर्बल ऑपरेशन जो चीमा साहब का है वो इन पैरामीटर्स के अंदर होता है, इससे आगे बात कभी नहीं करते। देखें जी वहां पे जुल्म हो रहा है, तो ये है कि ये बोले सर जी सन 2024 में भी लाइक ऐसे मल्टीपल अटैक्स हुए हैं, मतलब नोशकी, केश गवादर, मतलब मसाखेल वगैरह काफी जगहों पे इस तरह के अटैक्स हुए हैं। तो लाइक आपको क्या लगता है कि क्या ये सिर्फ एथनिक बेस्ड ही अटैक्स हैं या फिर इसमें और भी लाइक जियोपॉलिटिकल फैक्टर्स शामिल हो सकते हैं? देखें ये आपने दुआ बड़ा अच्छा सवाल किया है। देखिए जियोपॉलिटिकल फैक्टर्स क्यों नहीं होते, आपकी दुआ आपके पास एक ग्वादर बेस है आपने बनाई, ठीक है, ये चीज अब पाकिस्तान जो है वो चाइनीज को आपने नहीं बनाई, चाइना ने बनाई, मुफ्त में बना के दी, ठीक वैसे ही जैसे गवादर का एयरपोर्ट भी बताता। आपकी एक जनाब बेस है जी ग्वादर, आपने ग्वादर के अंदर इन्वेस्टमेंट कराई, चाइनीज आए वहां पे। मैं अभी हाल ही में 2-3 महीने पहले ग्वादर गया हुआ था और मुझे मौका मिला उसको पोर्ट को भी देखने का। आप यकीन करके माने उस पोर्ट की वीरानी थी वहां पर उस पोर्ट के अंदर वीरानी थी और वीरानी इतनी शदीद थी कि आपकी सोच हो सकती है। और वो वीरानी किस तरह थी कि पिछले 9 महीने के अंदर वहां पे सिर्फ और सिर्फ आपको पता है 9 महीने के अंदर सिर्फ और सिर्फ चीमा जी को नजर आ रहा है कि लड़की जो है डिस्कनेक्ट हो गई, अगर आपको पता है मजाक लड़की डिस्कनेक्टेड है, भाई को नजर आ रहा है कि स्क्रीन पे खाली खुद बैठा हुआ है और उसके बावजूद घर है, आपको पता है किससे घर है आपको पता है? 5 जहाज वहां आए थे, सिर्फ 5 जहाज वहां आए थे ठीक और वो 5 जहाज जो आए थे वो आपको पता ही है, वो 5 जहाज जो है वो भी फिर किस अंदाज से आए और किस तरह आए। सो मुझे ऐसे लगता है, अब निकाल लो आप इसका मतलब क्या है, किस अंदाज से आए और किस तरह आए। मैं बताता हूँ कैसे आए। वो चीनी जहाज थे, सारे के सारे चीनी जहाज थे, कोई भी जहाज बाहर का नहीं था, कोई भी जहाज इंडिपेंडेंट नहीं था। कि जियोपॉलिटिकल फैक्टर जरूर मौजूद है और वो इसलिए मौजूद है कि देखें कौन कौन सी ऐसी पोर्ट्स हैं जो ग्वादर के करीब है। चाबहार की बात होती है, ठीक है ना जी, इसका एक मेन फैक्टर है, वो कहते हैं जी चाबहार जो है ना ये एक फैक्टर है। अब अफगानिस्तान कहता है हम चाबहार पे जाएंगे, इंडियंस कहते हैं हम चाबहार पे जाएंगे, ठीक है जनाब। इंडियंस अमेरिका से बात कर रहे हैं, इंडियंस आर टॉप। आप जलन देखिए, आप जरा देखिए जलन, ये बात सही है। आपको याद है मोदी जी ने जब प्रेस कॉन्फ्रेंस खत्म की थी और मैंने आपके साथ प्रोग्राम किया था तो मैंने आपको स्पेशली एक चीज याद दिलाई थी कि उससे 2 दिन पहले सॉरी ट्रंप जो है, जो हमको सैंक्शन पर वेवर मिला हुआ था चाबहार में इन्वेस्ट करने के चक्कर में, आपको जानते ही होंगे कि ईरान पर सैंक्शंस है, तो अगर कोई ईरान में इन्वेस्टमेंट करता है तो उस पर सैंक्शंस लग जाते हैं। तो जो जो डिफरेंट एग्रीमेंट्स हैं हमारे अमेरिका के साथ में कोलैबोरेशन के, मगर इस केस में हमको वेवर मिला हुआ था बाइडेन के टाइम से। वो वेवर मोदी के वहां जाने से पहले ही उठा लिया गया था। मगर आप नोटिस करिए कि कोई बात आपको ना अमेरिका की तरफ से और ना भारत की तरफ से उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोली गई, कही गई, सुनी गई, कुछ नहीं हुआ। दोनों ही तरफ से जो ज्वाइंट कम्युनिकेशन आया उसमें कहीं भी इसका जिक्र नहीं था, किसी ने कोई बात नहीं की। मायने क्या थे? मायने साफ थे कि बात चल रही है। इस बात को दोनों ही पक्ष अभी डाउन प्ले कर रहे हैं और ये बात मैंने आपको उसी दिन बताई थी कि इसका सीधा सीधा मतलब ये है। आज वो बात चाइना, ये चीमा साहब बोल रहे हैं और क्या बता रहे हैं कि भारत वहां उनसे बात कर रहा है, अमेरिका से बात कर रहा है इस बारे में। ठीक बात है, करनी भी चाहिए। दो डेमोक्रेसीज जो आपस में स्ट्रेटेजिक पार्टनर भी कहते हैं एक दूसरे को, वो डेफिनेटली बात से ही अपनी बातों का हल निकालेंगे। और चीमा साहब भरोसा इस बात पे क्यों हो रहा है? मुझे नहीं मालूम थी ये बात कि चाइना ने कुछ, कि ईरान ने इस बारे में कोई बात की है। चीमा साहब को पता लगा है ओमान से कि ओमान में जो कॉन्फ्रेंस हो रही थी वहां ईरानियन फॉरेन मिनिस्टर ने बात कही है कि इंडिया इज टॉकिंग टू यूएस। तो अब आप देखिए इंडिया यूएस से बात करके, और आप यकीन मानिए कि इंडिया वेवर ले लेगा उसका। क्यों? क्योंकि हमें भी तो अमेरिका के पेच कसने आते हैं। ठीक जैसे चीमा साहब कहते हैं कि अमेरिका जो है उनके बड़े रास्ते हैं, वो तो इंडिया को सीधे रास्ते पे ले आएंगे। हमें पता है कैसे सीधे रास्ते पे लाना है, हम उनको अपने रास्ते पे ले आएंगे। दे ऑल्सो नीड अस इन इंडो पैसिफिक, है कि नहीं? तो
वो वेवर तो हम ले ही लेंगे, उसकी तो आप टेंशन ही ना लें, बट उनका खून जलना देखिए कि वो किस तरह से इस बात को अंडरलाइन कर रहे हैं। विद द यूनाइटेड स्टेट्स ऑन व्हाट, कि आप अलाउ करें, इंडियंस आर टॉकिंग विद द यूनाइटेड स्टेट्स कि आप हमें अलाउ करें, हम ईरान के साथ कारोबार करने। अभी जो इंडियन ओशन कॉन्फ्रेंस हुई है वहां पे ओमान के अंदर, वहां पे ईरानी फॉरेन मिनिस्टर ने मीडिया को जवाब दिया है और कहा है कि दे आर टॉकिंग, देयर इज अ कन्वर्सेशन गोइंग ऑन बिटवीन इंडियन एंड अमेरिकन्स। ये काम पाकिस्तानी अमेरिका से कर सका कि हमें पाकिस्तान मतलब आप सोचो दोस्तों, पाकिस्तान अमेरिका का रिश्ता जो ट्रांजैक्शनल रिलेशन है उसमें अब वो वन साइडेड हो चुका है, जिसमें पाकिस्तान सिर्फ उनसे कुछ मांगता है फेवर। भारत का क्या है, भारत अमेरिका जाता है, भारत में भारत की मैन पावर जाती है, वहां पे भारत की इन्वेस्टमेंट जाती है, हमारे इंडस्ट्रियलिस्ट ने अमेरिका में इन्वेस्टमेंट्स कर रखी है। पाकिस्तान का क्या है कि सिर्फ मांगने जाते हैं। तो भला तुम्हारी बात कैसे करेगा, और करेगा क्या, किस मुंह से जाओगे तुम उनके पास, वो क्यों मानेंगे तुम्हारी बात? तेल चाहिए, सीधी सी बात है। ये काम पाकिस्तान नहीं कर सका कि हमें तेल चाहिए। क्यों नहीं हम कर सके? ये हम क्यों नहीं कर सके? क्यों ऐसे पॉसिबल नहीं है ये चीज? क्यों हम ये बात नहीं करवा सके? समझ रहे हैं आप औकात नहीं, और क्या है, ये औकात काम नहीं। हम नहीं कर सके, ये काम वो कर रहे हैं और टका के कर रहे हैं और जबरदस्त कर रहे हैं। मुझे ऐसा लगता है कि एक तरफ हम देखें कि ये जो जियोपॉलिटिकल फैक्टर है, चाबहार पोर्ट, अगर एक पोर्ट कामयाब होती है तो दूसरी पोर्ट को कैसे सरवाइव करना। इसी तरह आगे थोड़ा सा आगे चले जाएंगे तो और भी पोर्ट्स हैं, इंडिया की अपनी मुंबई भी है और भी बहुत सारी चीजें हैं। सो हमें रीजनल जियोपॉलिटिकल फैक्टर्स जरूर मौजूद हैं। देन अरब ममालिक इटसेल्फ जो है वो भी इन चीजों को अंडरस्टैंड करते हैं कि ये जो चीज है, हाउ टू मैनेज पाकिस्तान, पाकिस्तान को कैसे मैनेज करना है, पाकिस्तान को कैसे इंगेज करना है। सो ये आप जेन में रखें। देखो दोस्तों, दो बातें हैं, पाकिस्तान को मैनेज करना है या पाकिस्तान को अंगेज करना है। अंगेज करना समझ में आता है, मैनेज क्यों करना पड़ेगा भाई? दैट मीन्स कि डीप विद इन कहीं ना कहीं पाकिस्तान भी यू नो मैनेज होना चाहता है कि कुछ मेरे लिए कुछ करो, मैं आपसे मैनेज हो जाऊं। कि ये जो लोग मारे गए हैं या मारे जा रहे हैं पाकिस्तान के अंदर, ये जो बलोच मिलिटेंट ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है जी, इन्हीं को आपसे पता चल जाएगा कि किस तरह की सिचुएशन जो है वो क्रिएट हो रही है। दुख की बात है कि निहत्थे लोगों को मारा जाता है। पीपल हु आर अनआर्म्ड, पीपल हु आर नॉट पॉलिटिकली मोटिवेटेड, एंड नोबडी कंडेम्स एंड नो। अच्छा दोस्तों, ऐसे कभी होता है क्या, ऐसे कभी होता है कि पीपल हु आर अनआर्म्ड, पीपल जिनका कोई मतलब नहीं हो, उनका मर्डर हो और कोई कंडेम ना करे? कहीं होता है? कंडेमनेशन इसलिए नहीं होता है बिकॉज एवरीबडी नोज कि ये कौन लोग हैं जो मारे जा रहे हैं, क्या रीजन है, क्या हिस्ट्री है, और वो क्या बैकग्राउंड है जिस बैकग्राउंड में मारे जा रहे हैं। इसीलिए कोई कंडेमनेशन नहीं करता। कोई क्यों कंडेम करेगा? दुनिया जानती है ना सच्चाई। बॉडी कंडेम्स फ्रॉम बलोचिस्तान, कोई बलोचिस्तान से उन्हें कंडेम नहीं करता। उनको पता है बलोचियों को, बलोचिस्तान से उन्हें। भाई आपने क्या कंडेम किया? आपकी कोर्ट्स में मुकदमे चल रहे हैं, आपने एक मिसिंग पर्सन का कमीशन बना रखा है, क्या हुआ उसमें आज तक? बलोचों को तो कुछ नहीं मिला उसमें से। आपकी कोर्ट्स कुछ भी नहीं करती हैं, तो आप बलोचों से क्यों उम्मीद करते हैं कि वो कंडेम करें? आपको क्यों कंडेम करें? अगर वो कंडेम करते हैं तो आप बदले में क्या करते हैं उनके लिए? कुछ भी तो नहीं करते। कंडेम करके भी उन्होंने देख लिया, नहीं हुआ ना कुछ। कोई कंडेम नहीं करता, कोई भी कंडेम नहीं करता उन्हें बलोचिस्तान। अच्छा दोस्तों, वो बताइए, जिस समय मारंग बलोच इस्लामाबाद आकर बैठी थी, एक नॉर्मल आदमी या कोई ऐसा ऑफिसर, लेट्स से आर्मी चीफ, अगर वो ये चाहता कि मुझे अपने मुल्क में सारा कुछ पीसफुल करना है और इस तरह की चीजें नहीं होनी चाहिए, क्या वो जाकर मिल नहीं सकता था? क्या वो लड़की या औरत पाकिस्तानी नहीं है? और आप कहते हैं कि जो आर्मी चीफ होता है वो फौज, वो कौम का बाप होता है, तो वो बाप अपनी बेटी से मिलने नहीं जा सकता था क्या? किस बात की ईगो थी? और फिर वहां पे जिस किस्म के वो लफुंडर भेजे गए थे, इंटरव्यू के नाम पर झगड़ा करने के लिए और वो करने के लिए, फिजा खान तो, और वो कौन है वो शहबाज शरीफ की रखैल, तो क्या कहा जाए उनको?
उनसे आप उम्मीद कर रहे हैं कि बलोच आपसे अच्छी तरह बात करें, फिर क्यों बात करेंगे तुमसे? इस चीज को जहन में रखिएगा। और वो क्यों कंडेम नहीं करते? बिकॉज दे नो दिस, उनको इस चीज का पता है कि क्यों कंडेम करें, कैसे कंडेम करें, कोई जरूरत ही नहीं है हमें इस चीज की, ये फैक्टर की। मतलब देयर इज नो पॉइंट ऑफ दिस, हम क्यों कहें जी के ये चीज है। सो पाकिस्तान को एक नहीं मल्टीपल चैलेंजेस हैं। रिसेंटली हमारे 18 सोल्जर हमारे कत्ल कर दिए गए, शहीद कर दिए गए 18, और वो भी बलूचिस्तान के अंदर। और बलोच कितने मारे गए अब तक? बलोच कितने मारे गए? आज भी तुमने बड़ा प्राउडली कहा है हमने 30 मार दिए। आज की मीडिया रिपोर्ट्स हैं कि हमने 30 मार दिए। खवारिज, ऐसे हम अपन को क्या नाम देते हैं? खवारिज। एक तरफ क्रिकेट हो रहा है, दुनिया को हम क्या पैगाम दे रहे हैं? दुनिया को पैगाम दे रहे हैं भाईजान पाकिस्तान में हालात बहुत बेहतर हो गए हैं। उधर से जरा सी आप देखें ना, यू आर अ बिग कंट्री, 240-50 मिलियन का मुल्क है आप। जब 240-50 मिलियन का मुल्क आप हों, 240-50 मिलियन का मुल्क आप हों, आप की तो वो जिसे कहते हैं ना, दुनिया का ध्यान आपकी तरफ है, दुनिया का ध्यान आपकी तरफ है। सो मैं आपको, मेरा ख्याल है वो दुआ की उनका स्किप हो गया था, दुआ ने दोबारा हमें ज्वाइन कर लिया है। तो मैं आपको कहने की कोशिश कर रहा हूँ, दुआ ने तो चलो ज्वाइन कर लिया है इनकी, लेकिन सवाल ये है कि ये जो कहानियां सुना रहे हैं ना दुनिया की, अब तो जो भारत कह रहा था कि चैंपियंस ट्रॉफी को नहीं होना चाहिए भारत में, अब दुनिया अब क्या दुनिया को पता नहीं लग रहा? अब दुनिया को पता नहीं लग रहा है कि दरअसल वहां पे सिक्योरिटी की सिचुएशन क्या है, एंड इनको क्या डर लग रहा है? उसी बात का डर लग रहा है, उसी बात को डर लग रहा है। डॉन की आज की हेडलाइन है, ये जो 7 मारे गए हैं उसको लेकर पहली हेडलाइन है मेन पेज पे। दुआ वो भी हम यही बात कर रहे थे, जियो पॉलिटिकल एंगल के मैं जवाब दे रहा था, तो बीच में आपका वो इंटरनेट स्किप हो गया। वही मैं बात कर रहा था कि कैसे जो रीजनल प्लेयर्स हैं, हाउ दे आर प्लेइंग थिंग्स, वो चीजों को कैसे खेलते हैं, ठीक है। और जैसे मैंने चाबहार पोर्ट की बात की, इंडियंस के लिए कितनी इंपॉर्टेंट है, इरानियंस के लिए कितनी इंपॉर्टेंट है। सो इसी तरह और जो रीजनल प्लेयर्स हैं, मिडल ईस्ट के जो रीजनल प्लेयर्स हैं, उनके लिए ये कितनी इंपॉर्टेंट है। सो ये नहीं है कि ये पोर्ट जो है वो सिर्फ पाकिस्तान के लिए इंपॉर्टेंट है, बाकी मुल्कों के लिए भी इंपॉर्टेंट है, और डीप सी पोर्ट है। अगर ये पोर्ट चल पड़ती है, चलती रहती है, और इसके मसले मसाइल, ये इकोनॉमिक एक्टिविटी यहाँ भी शुरू हो जाती है, तो पाकिस्तान तो बेहतरी की तरफ चला जाएगा। सो कैसे पाकिस्तान को मसरूफ है, एज इफ की चाइनीज इंटरेस्टेड है इसमें। चाइनीज का कोई इंटरेस्ट है इसमें? मतलब ही नहीं होता। चाइनीज उसको नेवल बेस के बनाने के चक्कर में है, इनसे 3 बार वो कह चुके हैं, ये भाई मानते नहीं है, इनको अमेरिका का डर लग रहा है, तो वो उसने पैसे देने से मना कर दिया। अभी गए तो सरदारी वहां पे एमओयू साइन हुए, एक ढेला नहीं। सो हमें मसरूफ किया जा रहा है, एंड हमारी अपनी कोताहियां भी मौजूद हैं, हमारे अपने लोग भी इसमें इन्वॉल्व हैं। जब हमारे लोग ये कहेंगे कि जी ठीक है हम नहीं, हमने दहशतगर्दों के हाथ में खेलने, तो बात खत्म होगी। जब हमारे वहां पे जो बलूचिस्तान के अंदर, तो सर ऑब्वियसली जो वाकया, जी जी क्या कह रही थी आप? पर जिस तरह ये जो ऑब्वियसली इन वाकयात से पाकिस्तान की इंटरनल सिक्योरिटी पर भी और स्टेबिलिटी को भी बहुत ज्यादा चैलेंजेस है, तो आप मतलब फेडरल और प्रोविंशियल हुकूमत इस मसले को कैसे देख रहे हैं? लाइक वो क्या मेजर्स उठा सकते हैं? लाइक वो ये जो है ये अटैक्स जो है वो सिर्फ मुसाफिरों पे या फिर मजदूरों पर ही क्यों हो रहे हैं? लाइक टारगेट क्या है उनका? देखिए ये भी अच्छा सवाल है। अच्छा सवाल इस सेंस में है कि मजदूरों पे क्यों हो रहे हैं, पंजाबी मजदूरों पे क्यों हो रहे हैं। वो कहते हैं जी ये फौज पंजाबी है, ये ब्यूरोक्रेसी पंजाबी है, ये सियासतदान पंजाबी हैं, ये हमारे राइट्स। आप देखो जब भी जो ग्रुप्स होते हैं ना, जो ग्रुप्स होते हैं, जब उन्होंने आप पे को हमला करना हो या जवाब पैदा करना हो, तो वो लॉजिक तो बनानी पड़ती है। तो क्या सिंध के लोग नहीं है? मतलब ये लॉजिक नहीं है, ये लॉजिक बनानी पड़ती है, ये कह रहे हैं कि बेसिकली जो नोशन है, ये जो उनका प्रॉब्लम है, जो उनका इशू है, वो नोशनल है, जिसको क्रिएट किया गया है, एक्चुअली वो कहीं ऑन ग्राउंड एग्जिस्ट नहीं करता है एस्टैब्लिशमेंट के अंदर। क्या सिंधी जनरल्स नहीं है? जनरल मुशर्रफ का ताल्लुक कहां से था भाई? एक जनरल मुशर्रफ जो थे, ही वाज फ्रॉम कराची, सिंधी थे ना वो, ही वाज नॉट पंजाबी। बलोच गिना ना, बात सिंधी की तो हो ही नहीं रही। बलोच कहाँ है? सिंधी हो तुमने सर पे लाके बैठा दिया बलोचिस्तान में। ठीक है। सो क्वेश्चन ये है कि
इसी तरह बहुत सारे और जनरल्स हैं जो फौज के अंदर हैं। वो क्या आप पिछली हुकूमत में चले जाएं, ये तो शहबाज शरीफ है, इमरान खान का ताल्लुक चलो पंजाब से कर लो, लेकिन उसको पॉपुलर सपोर्ट तो खैबर पख्तूनख्वा से मिलती है। उससे पीछे चले जाएं, उससे पीछे चले जाएं आप देखें इस वक्त सदर कौन है आपके मुल्क का, ही इज फ्रॉम सिंध। पिछली दफा सदर सिंध से इस बात में कौन सी प्राइड करने वाली बात है? उसने पॉलिटिकल मैनिपुलेशन कर रखा है, अपने लिए एक हार्मलेस पोस्ट ले रखी है, उस हार्मलेस पोस्ट का इस्तेमाल करते हुए अपने बेटे की जमीन तैयार कर रहा है। इट इज पॉलिटिक्स। इसका कोई इंटीग्रेशन से लेना देना थोड़ी है, सिंध का इसलिए वो बन गया है। ठीक है, आपके जो चेयरमैन सेनेट कौन रहे हैं, बलूचिस्तान से रहे हैं कितनी देर, ठीक है, अभी भी आपकी कॉम्पोजिशन इसी तरह ही है, ठीक है। सो क्वेश्चन ये है कि तो वो जो सेनेटर बना के ले आते हैं बलूचिस्तान से, वो होते कौन है? वो सब या तो फौज के सपोर्टर होते हैं या एज फौज के सपोर्टर लाए जाते हैं। और उनको इतना डर लगता है लोकल से कि वो वापस वहां जाते भी नहीं। जितनी देर सेनेटर बनकर पाकिस्तान में है उतनी देर वो इस्लामाबाद में पड़े रहते हैं। ये तो नहीं बलूचिस्तान जाते हैं, उनको पता है वहां लोग पढ़ाई लगा देंगे इनकी, फौजी का एजेंट समझ के। एक लॉजिक तैयार की जाती है जी, पंजाबियों को मारो, पंजाबी फौज में है, पंजाबी, ओ भाई पंजाबी हैं तो क्या दूसरे नहीं है? क्या दूसरों को वो हक नहीं है? ये लॉजिक बनाई जाती है, ये लॉजिक तैयार की जाती है, ये सारा ये समझे ये बहुत बड़ी कहानी है, ठीक है ना जनाब, ये कहानी है। इस कहानी को दुआ समझें। ये आप याद रखें, आप हमेशा थ्रेट को एक्सटर्नलाइज करते हैं फॉर इंटरनल यूनिटी। बलोच मिलिटेंट ऑर्गेनाइजेशंस फॉर द इंटरनल यूनिटी दैट वी आर बलोच सिंस लाइक 5000 years ago। हम तो बहुत पुराने हैं, ये पाकिस्तान की रियासत तो अभी 77 years पहले बनी है। पर ये क्या दोनों बातें सही नहीं है? क्या बलोच 5000 ईयर पुराने नहीं है? क्या 70 साल पहले ही सरकार तुम्हारी नहीं बनी, मुल्क नहीं बना 75 साल पहले? क्या सच नहीं है? तो गलत क्या कर रहे हैं बलोच? हम तो जनाब 5000 साल पहले भी यहाँ पे थे। इसमें तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम ये है कि तुमको ऐसे में डर लगता है कि हम तो मुसलमान हैं, तो हम ये हैं, तो हमारा इस्लाम इतना पुराना नहीं है, तो भला ये बलोच हमसे ज्यादा पुराने कैसे हो गए? तुम्हें खतरा ये लगता है, क्योंकि ऐसे में जो बलोच नैरेटिव है वो ज्यादा बिकने वाला बन जाता है। ये हमें आप पंजाब से एक जनरल आके क्यों बताएगा भाई ये पंजाब का जनरल नहीं है, ये पाकिस्तान का जनरल है। और भाई तुम पाकिस्तान का जनरल है, लेकिन बलूचिस्तान पाकिस्तान का हिस्सा नहीं है। बलोच अपने आप को पाकिस्तान का हिस्सा नहीं मानते। तो पाकिस्तान हो, मैं भी, हर बंदा पाकिस्तान है ना? नहीं है। तो आप पाकिस्तान है, आपके पास आईडी कार्ड कहाँ का है, आपका पासपोर्ट कहाँ का है, आप कहाँ के रहने वाले हैं? आप जब दुनिया में जाते हैं तो किस मुल्क का पासपोर्ट, बलूचिस्तान का पासपोर्ट लेके जाते हैं? सिंध वाले दुनिया बाहर जाते हैं, वो यही चाहते हैं कि बलूचिस्तान का पासपोर्ट लेकर जाए। वो बलोची यही चाहते हैं कि वो बलूचिस्तान का ही पासपोर्ट लेकर जाए। आपने अपना पासपोर्ट और अपनी पहचान उनके ऊपर थोप रखी है। तो सिंध का पासपोर्ट लेके जाते हैं, पंजाब वाले पंजाबी पासपोर्ट लेके जाते हैं। देयर इज वन पासपोर्ट, वन आइडेंटिटी कार्ड, दिस इज ऑल सेंट्रल। ये एक्सटर्नलाइजेशन ऑफ थ्रेट जो है ये जरूरी होती है, याद रखें। व्हेन यू एक्सटर्नलाइज अ थ्रेट एंड यू डू इट इन एनी कंट्री, आप किसी मुल्क में भी अपने थ्रेट को जो है वो एक्सटर्नलाइज कर देते हैं। हम कई दफा मुल्क भी थ्रेट को एक्सटर्नलाइज कर देते हैं, कई दफा मुल्क के अंदर भी थ्रेट को एक्सटर्नलाइज कर दिया जाता है एथनिक वो ट्विस्ट देने के लिए। सो दिस इज व्हाट, सो आई थिंक दिस इज व्हाई दे आर एग्जैक्ट सर। उसी टाइम पे जैसे अब हमारा चैंपियन, जब हमारा चैंपियंस ट्रॉफी की बात चल रही है, एग्जैक्ट उस टाइम पे, या जिस तरह पहले हमारा जब डेलीगेशंस वगैरह आने होते हैं तभी हमारे ऐसे ही वाकयात स्टार्ट हो जाते हैं। और लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज का यही कहना होता है कि मुल्जिमों की तलाश जारी है, मगर इस टाइम यही सवाल उठता है कि इस तरह की सिक्योरिटी के बावजूद ऐसी जब हमारी इन्वेस्टमेंट आनी होती है या इस तरह, तो तब भी ये वाकयात होते रहते हैं। देखिए दुआ, बात ये है कि इंडिया क्यों नहीं आया पाकिस्तान क्रिकेट खेलने? मतलब भाइयों को चैंपियंस ट्रॉफी, इंडिया का ना आना, इसके आगे कुछ बात सूझ नहीं रही। सब कुछ, सारी प्रॉब्लम की जड़ में यही नजर आ रहा है। वो कहते हैं दहशतगर्दी, इस तरह की बातों के लिए वो ये बातें करना चाहते हैं ना जी। देखें जी वहाँ दहशतगर्दी है जी, वहाँ बुरे हालात हैं, हम वहाँ नहीं जा सकते जी, वहाँ पे थोड़ी सी चीजें बदल गई हैं, दिस दैट ये वो आगे पीछे। भाई सवाल ये पैदा होता है, ओ भाई साहब सवाल ये पैदा होता है कि इंडिया तो ऑलरेडी ये चीज कह रहा है, तो अब उनके पास लॉजिक आएगा जी। देखें बलूचिस्तान में, खैर ये तो कोई लॉजिक नहीं बनता कि बलूचिस्तान में हो रहा है। हम भी ये कह सकते हैं जी कि
इंडिया G20 का इजलास दिल्ली में करवाता है, लेकिन बाकी शहरों में तो पूरा शांति तो नहीं है ना, वहां पर भी तो मसले मसाइल चलते रहते हैं। ओके, जरा बताया उस समय क्या हो रहा था भैया? G20 जब यहाँ हुआ था उस समय बाकी दुनिया में क्या चल रहा था? तुम बार बार वही एग्जाम्पल लेकर आओगे मणिपुर का, दैट्स इट। मणिपुर की ही बात कर रहे हो तुम बार बार, और क्या है? बाकी इलाकों के अंदर मसले होते हैं, लेकिन क्वेश्चन ये है कि हमारे बारे में एक तासुर दिया जाता है, दिस इज नॉट अ नॉर्मल कंट्री, अब नॉर्मल कंट्री है, इसके बड़े मसले मसाइल हैं, वहां ना जाएं। इंडिया देखें, न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, बाकी दुनिया की टीमों को तो कोई मसला नहीं है। प्रॉब्लम क्या है? उनको मसला इसलिए नहीं है कि मुंबई वो नहीं झेली। मुंबई 2008 ना ऑस्ट्रेलिया में हुआ था ना न्यूजीलैंड में हुआ था, समझ रहे ना? और तुम लोग तो ऐसे कबूतर हो कि एक बार जब न्यूजीलैंड की प्राइम मिनिस्टर फीमेल थी, खातून थी, है? और वो जब एक अटैक हुआ था किसी मस्जिद पे, उसने जाके वहां पे अपनी सिंपैथीज दे दी थी, तो तुम तो उसको भी मुसलमान आने चल दिए थे, याद है? तुम्हारा ये कन्वर्ट पहुंचा हुआ था ना वहां पे कि चलो जी दीन की दावत, उसको भी दे दी थी तुमने उठा के, है नहीं? उसने भी स्नप किया था ना फिर अच्छी तरह से। तुम्हारे साथ तो लोगों का ये है कि सिंपैथीज भी करने लायक नहीं बचते आप लोग। दुआ ये मसले क्रिएट किए जाते हैं, ये दिस इज हाउ यू आर पेंटेड एंड पोर्ट्रेड। आपको पेंट एंड पोर्ट्रे इस तरह किया जाता है जी, करेक्टली। तो ये चीज है। इसको कोई और सवाल है कि कंक्लूड करें? नहीं सर, बहुत शुक्रिया आपका, आपने हमें वक्त दिया। तो ओके व्यूअर्स, रैपिंग अप और शो हेयर। जब तक हम इन सवालात का जवाब नहीं ढूंढेंगे तब तक ऐसे वाकयात ऑब्वियसली होते रहेंगे। और तो दोस्तों, जैसा कि आपने देखा, चीमा साहब अपने शो में गेस्ट बनकर आए और उन्होंने अपने ही बनाए हुए सवालों को लिया और उनके जवाब भी दे दिए उन्होंने। तो इस शो में आप जरा देखिएगा, उनकी पुरानी ही थ्योरीज हैं जो उन्होंने आज दोबारा हमको पैडल करके देने की कोशिश की। और मेरा मतलब ये था कि मैं आपको दिखाऊं कि ये कितना झूठ बोल रहे हैं बलोचों के बारे में। तो अपने ख्यालात हमें जरूर बताइएगा। और मैं आपको अपना ये बार बार भूल जाता हूँ कि मुझे आपको अपना डिटेल्स दे देनी चाहिए यहाँ पे नीचे। तो ये हैं वो डिटेल्स जिन पर आप मुझे ईमेल कर सकते हैं। इनकेस आप मुझे लिखना चाहें कुछ या कोई सवाल पूछना चाहें तो इस ईमेल पर पूछ सकते हैं, agnipath15@gmail.com। और या मुझे ट्विटर ये ट्विटर पर m__दत्त पे आप मुझे फॉलो कर सकते हैं, वहां भी आप मुझे डीएम कर सकते हैं। दैट इज हाउ इट इज राइट नाउ। आज के लिए इतना ही, और आपसे उम्मीद यही है कि आप कॉन्स्टेंटली अपनी सपोर्ट इन फॉर्म ऑफ कमेंट्स, व्यूअर्स का जो आपका सब्सक्रिप्शन है, सब्सक्राइब करिए चैनल को और लाइक करिए वीडियो को, और लगातार संपर्क में बने रहिए। हम लोग मिलते हैं अगले वीडियो में। बाय बाय फॉर नाउ, हैव अ लवली डे।